कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्ज़ा। और आमिर मिर्ज़ा वो पर्सनैलिटी हैं जिनका ना सिर्फ टीपू ट्रकावाला फैमिली से ताल्लुक़ रहा, बल्कि तीफ़ी भट्ट फैमिली से भी ताल्लुक़ रहा। और कई बार आमिर मिर्ज़ा और उनके दोस्तों ने भी सुलह करवाने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर आज तक ये सुलह क्यों ना हो सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा साहब, आप कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मिर्ज़ा साहब, आप बहुत करीब रहे हैं दोनों फैमिलीज़ के, और इब्तदा जो है बिल्ला पहलवान के कत्ल से एक ऐसी गलत फहमी थी जिसमें तीफ़ी भट्ट शामिल नहीं था, जो बाद में साबित भी हुआ। तो आपने दोनों घरों को करीब से देखा है, ये आज तक सुलह क्यों नहीं हो सकी? इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने चंद रोज़ कबल ये बात की थी कि पुलिस इसकी जिम्मेदार है, और 90% पुलिस जिम्मेदार है कि ये सुलह नहीं हुई। आबिद बॉक्सर ने जो बात की थी ना सुलह के लिए, सुलह के हवाले से कि इनकी सुलह क्यों नहीं हो सकी, वो उसने बिल्कुल ठीक बात की है कि अब से जो माजी में पुलिस अफसरान थे ना, जो टीपू ट्रकावाला और बिल्ला ट्रकावाला के वालिद जो था टीपू का वालिद, उनके जो जानने वाले ताल्लुक़ वाले पुलिस अफसरान थे, वो इसको सुलह को नहीं होने देते थे। क्योंकि अगर इन दोनों पार्टियों की सुलह हो जाती थी ना, तो उसके बाद जो पुलिस अफसरान का बीच में रोल था, उनके जो मफादात थे, उनको नुकसान पहुँचना था। एक तो ये वजह थी। दूसरा, इधर ट्रकावाला फैमिली की साइड पर कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्ला ट्रकावाला के दोस्त थे और टीपू के पास बैठते थे उसके बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल के बाद। वहाँ पर उसके वालिद के दोस्तों का बैठना था। वो मुस्तकिल तौर पर टीपू के कानों में ये बात डाला करते थे कि तेरे वालिद के कत्ल में ये भट्ट फैमिली जो है शामिल है, तो वो उसको उस तरफ नहीं आने देते थे। प्लस इसकी टीपू की फैमिली के भी एक दो लोग थे, वो भी ये नहीं चाहते थे कि सुलह हो। वो भी यही कहते थे कि नहीं, हम बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल में ये लोग शामिल हैं, इन्होंने ही बाबा हनीफा वगैरह के साथ मिलकर कत्ल की प्लानिंग में शामिल है, कत्ल करवाया है। ये इस वजह से इनकी सुलह नहीं हो सकी। और सबसे बड़ी बात जो थी, दोनों ख़ानदानों की तरफ एतमाद की कमी थी, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे। अगर बीच में कोई बंदा मिडल मैन कोशिश करता है सुलह की, उसने मैं बल्कि आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं और मेरे एक दोस्त आरिफ हुसैन खबरें में क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे, आजकल वो अब्रॉड में है, हमने भी एक टाइम पे इनकी बड़ी कोशिश की सुलह की, और हम इस हद तक कामयाब हो गए थे कि इन दोनों की तीफ़ी भट्ट की और टीपू ट्रकावाला की टेलीफोन की हद तक जो है इनकी बात हो जाए। और जो मामला चलते हैं कि जी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बातें एक दूसरे तक पहुंचती हैं, वो बातें अगर किसी को कोई जाके मतलब टीपू को जाता है कि जी तीफ़ी की तरफ से ये बात आई है, वो ये प्लान कर रहा है, या अपना टीपू की तरफ से कोई बात तीफ़ी की तरफ जाती है, तो मकसद ये था कि ये आपस में टेलीफोन पे रब्ता हो इनका, और कोई गलत फहमियों को बात हो तो ये डायरेक्टली आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया करें, बजाय इसके कि लोग जो एक हाइप क्रिएट करते हैं, मुखालफत की डालते हैं एक दूसरे को, वो ना हो। तो यहाँ तक हम कामयाब हो गए थे। लेकिन होता क्या था कि रात को ये फ़ैसला होता था कि अच्छा जी सुबह मामला जो है पॉजिटिव साइड पे जाएंगे और सुबह ऐसे हो जाएगा। वो दिन चढ़ता था तो पता लगता था कि जी रात को फिर कोई बंदा फिर के चला गया, और फिर किसी ने कानों में जो है ना वो शीशा डाल दिया, और वो मामला जो है फिर बैक हो जाया करते थे। मिर्ज़ा साहब, जिस तरह मैंने भी अपने कई प्रोग्राम्स में ये कहा कि चौधरी शफकात जो एसएसपी थे इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने वो टीपू के चचा भी बने हुए थे, उसके बाद तीफ़ी भट्ट ग्रुप से भी उनका ताल्लुक बन गया। और जो बिल्ला ट्रकावाला में टीपू भी डबल माइंडेड था कि मेरे बाप के कत्ल में तीफ़ी भट्ट शामिल है या नहीं, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो सियालकोट के 3 लोग थे जो चलान भी हुए उसमें। और जिस तरह आपने भी बताया कि पास बैठने वाले लोगों ने टीपू के कान भरते रहे, तो ईवान अदल पर जो फायरिंग थी उसमें चौधरी शफकात ने खुद जाकर 4 अफराद पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, आबिद बॉक्सर और शफकत उर्फ बग्गा भट्ट था। बाद में उनको बेगुनाह भी कर दिया गया और चौधरी शफकात ने ही किया, जबकि टीपू जो है वो नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहता था। तो जिस तरह आबिद बॉक्सर ने कहा है कि पुलिस 90% शामिल है और चौधरी शफकात का रोल, आप उस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे, क्या कहेंगे? टीपू बिल्कुल इस पर क्लियर था। टीपू ने उस हमले की एफआईआर गोगी भट्ट, तीफ़ी भट्ट वगैरह के ख़िलाफ़ दर्ज नहीं करवानी थी, लेकिन चौधरी शफकात उनका ताल्लुक़ अच्छा था, उन्होंने ज़ोर दिया और प्रेशराइज़ किया कि नहीं, इनके ऊपर ये एफआईआर होनी चाहिए। उसमें आबिद बॉक्सर को भी नामजद किया, तीफ़ी को किया, गोगी भट्ट को किया।
इनको जब नामजद किया तो उन दिनों टीपू की शफकत बग्गा जो है उसके साथ भी कुछ मुखालफत तसल चल रही थी। पहले बहुत दोस्ती थी और बाद में मुखालफत। मैं आपको बताऊं कि मैं शफकत बग्गा को जानता हूं तब से जब से मेरा टीपू के साथ ताल्लुक़ था, ये मिड-90s की बात है। और शफकत बग्गा एक दफ़ा लोअर मल थाने इंस्पेक्टर SHO करामत भट्टी लगा हुआ था और ये अपना टीपू को मिलने आए थे वहाँ पर शालमी, वहाँ से कहीं आगे कहीं गए, जीप थी इनके पास। शफकत बग्गा और इसके एक दो साथी और थे, वो उनको पकड़ा था इंस्पेक्टर करामत भट्टी ने और इनसे असला भी रिकवर हुआ था। तो मेरी शफकत बग्गा से उस वक्त मुलाकात शुरू हुई थी। तो मैं जाके थाने मिला भी, क्योंकि टीपू के साथ ताल्लुक़ था, टीपू के दोस्त थे, करामत भट्टी को सिफारिश भी की, लेकिन वो FIR इनके ख़िलाफ़ दर्ज हो गई थी। अब वहाँ से करामत भट्टी का और टीपू ट्रक्का वाले का जो था वो ताल्लुक़ डेवलप हुआ था वहाँ से। बहरहाल टीपू ने परसू किया, इनकी ज़मानतें करवाई शफकत बग्गा वगैरह की। तो इनका इस फैमिली से ना भसीन अपना अकरम पीला भट्ट जो था उनका और बिल्ला ट्रक्का वाला का फैमिली टर्म्स थे, ये साल हा साल से चलते आ रहे थे। शौकत भट्ट एक अपना हुआ करता था पीले भट्ट का भाई, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक, वो टीपू का बड़ा यार हुआ करता था। हालांकि टीपू उसको चाचा कहता था, लेकिन याराना दोस्ताना बहुत था उस फैमिली के साथ इनका। तो अब बीच में एक मामला ऐसा आया जिसमें टीपू को ये लगा कि इस मामले में शफकत बग्गा को मेरी सपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन उसने सपोर्ट नहीं की। टीपू को इस चीज़ का दुख था। फिर जब ये FIR ईवान अदल वाली दर्ज होती है और इसमें गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, राबत बॉक्सर को नाम डाला जाता है, तो फिर टीपू कहता है कि अगर इन पे करवाना है तो फिर शफकत बग्गे का नाम भी इस FIR में आएगा। तो वो फिर शफकत बग्गे की भी FIR उस पर दर्ज होती है। तो बाद में इस चीज़ को एडमिट भी किया, टीपू ने कहा भी था कि जी मैंने फलां वक्त जिन्हें सपोर्ट नहीं किया सी ते हुण जो मेरे काबू आया तो मैं रगड़ दिता हूँ। तो ये बेइज्जती शफकत बग्गा वगैरह के पास दर्ज होने की FIR कि पुलिस ने इस तरह के कई मुकदमा दर्ज किए जानबूझकर और बाद में खुद ही उन्होंने डिस्चार्ज भी करवाया। तो पुलिस अपनी तमन अफसानी की खातिर जो है वो इनकी दुश्मनी बढ़ाती रही। माजी के जो पुलिस अफसरान थे ना, उन्होंने उस दौर में बड़े पैसे कमाए हैं। अब लाहौर में गिनती के 2-3 ग्रुप हुआ करते थे जो इस हवाले से मशहूर थे, प्रॉपर्टीज़ के कारोबार और रस्सागिरी के हवाले से। अब उन पुलिस अफसरान का होता था कि लाहौर शहर में उनकी पोस्टिंग होती थी और दोनों ग्रुपों के जो मामला थे उनके पास जाया करते थे। अब उन अफसरान के दोनों ग्रुपों के साथ ताल्लुकात हुआ करते थे। बिल्कुल, जिस तरह इंस्पेक्टर नवीद सईद वो दोनों ग्रुप्स के राब्ते में होता था। नवीद सईद का ताल्लुक टीपू के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा उसका। और जितने टॉप 10 इश्तिहारी जो मारे गए हैं ना मैं खुद यानी शाहिद हूँ बहुत सारे मामलात का, या मैं इन्वॉल्व रहा हूँ मामलात में कि मुझे पता है कि किस इश्तिहारी को मारने के किस को कितने पैसे दिए गए हैं। ठीक है, गो कि वो टॉप 10 जो थे वो पुलिस का जो क्राइटेरिया था पुलिस एनकाउंटर्स का, उस पर पूरे उतरा करते थे। क्राइटेरिया उनका होता था कि उजरती कातिल जो है उनको मारना है पुलिस मुकाबलों में, डकैती के दौरान किसी ने रेप किया है उनको मारना है किसी ने, फिर उसके अलावा जो अपना रेप करते थे डकैती के दौरान कत्ल करते थे। बल्कि एक आपको मैं बात बताऊं, बड़ा मशहूर वाक़या है, उमर विरक DSP बाल्टन हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ कुछ बंदों को पकड़ा, वो बंदे दुश्मनदार थे, दुश्मनी में उन्होंने काफ़ी कत्ल किए हुए थे। मेरी मौजूदगी में मैं उमर विरक के पास ऑफिस में बैठा हूँ और एक फ़ोन आता है एक अफसर का, वो उमर विरक से उन बंदों के मुतल्लिक़ डिस्कस करते हैं। वो उसको कहते हैं कि भाई विरक साहब इन बंदों को मुकाबले में मारना है। तो मुझे ये नहीं पता कि दूसरा अफसर कौन था, मुझे आज तक नहीं पता, मुझे विरक साहब ने बताया भी नहीं, उसका नाम भी डिस्कस। आपने वो खबर दे दी? मैंने खबर दी वो, लेकिन मुझे उस अफसर का नहीं पता कि फ़ोन किसका आया था। लेकिन मैं जो गुफ्तगू हो रही थी विरक साहब की तरफ से वो मैं सुन रहा था। अच्छा, उमर विरक साहब ने उसको कहा कि सर ये ना डाकू ने ना उजरती कातल ने ना डकैती दौरान जना किया ना इन्होंने डकैती दौरान को कत्ल किया, दुश्मनदार ग्रुप ने इन्हों के भी बंदे मरे ने, इन्होंने भी बंदे मारे ने, तो मैं इन्होंने बंदियां नूं नहीं मार सकता। तो वो बजिद रहा कि नहीं इनका इनकाउंटर करना है। तो उनका जी जे तुसी समझते हो कि इन्हों का इनकाउंटर करना तो मैनू इतों बदल दो, किसी होर दे जिम्मे ला दो, मैं काम नहीं करता। अब जो ये टॉप 10 थे ये पुलिस के क्राइटेरिए पर पूरा उतरते थे। ठीक है, इनको पुलिस मुकाबले में तो मरना ही मरना था इन्होंने। अब जो पुलिस अफसरान थे वो फ़ायदा इस चीज़ का उठाते थे कि भाई ये बंदा कोई टॉप 10 है, ये किसके अगेंस्ट है, किस ग्रुप के अगेंस्ट है, उस ग्रुप के साथ रब्ता करते थे। रब्ता करके उन्होंने पहले अफसरान को ब्रीफ़ करना, उनसे क्लियरेंस लेनी, और जब उन्होंने देखना कि अब इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, किसी वक्त भी इसको हम जेल से निकाल के ले आएँ, जैसे हमायूं गुजर था, अपना नाजी भट्ट था, उसके साथ काली था, दाऊद था, सना गुजर था, उनको जेलों से निकाल के लेके आके मारा उन्होंने अपना होमवर्क पहले कंप्लीट किया करते थे। जब उनको पता कि क्लियरेंस अफसरान ने दे दी है, फिर उसके बाद वो रब्ता करते थे कि हाँ जी हुण दसो की करना जे।
और उस दौर में बड़े बड़े पैसे लिए हैं लोगों ने, पुलिस अफसरान ने बड़े बड़े पैसे लेके लोगों को मारा है उन्होंने, और ये सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा। मतलब कि इस लेवल का उसके साथ ताल्लुक था, उसने अपना ट्रस्ट लेवल इतना डेवलप किया हुआ था। तो ये वो पुलिस अफसरान थे जिनकी पोस्टिंग लाहौर में होती थी, आला अफसरान इनकी सुना करते थे और इनके बयानिए पे या इनकी ब्रीफिंग पे फैसले किया करते थे। तो ये अफसरान उनकी मजबूरी थे, अफसरान की ये मजबूरी नहीं थे, ये अफसरान उनकी मजबूरी थे और उसी मजबूरी की वजह से इनका उनके साथ ताल्लुक़ होता था। और ये मतलब कि अगर टीपू को ये पता ना कि ये अफसर मेरे ताल्लुक़ वाला है और ये फ़लाँ बंदे को अपना तीफ़ी भट्ट से भी मुलाकात करता है, तो ये वो जाना करते थे। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, इन दोनों ग्रुपों के जो क्लोज़ लोग, कह लें कि डेरों या घरों पे काम करने वाले जो करीबी मुलाजमिन थे ना, वो दोनों एक दूसरे के घरों की जो ख़बरें थे ना, वो एक दूसरे को दिया करते थे। टीपू की तरफ से तीफ़ी की तरफ भी ख़बरें जाया करती थी और उधर से ख़बरें इधर भी आया करती थी। बल्कि एक दफ़ा मैं याद है, मैं अपना तीफ़ी भट्ट की तरफ बैठा हो तो वहाँ पे मैंने ना अंदरून शहर ग्वाल मंडी की एक बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत, उसको मैंने देखा। वो निकल के बाहर जा रहा था तो मैं अंदर जा रहा था। मैंने देखा, मैं कहा भट्ट साहब बंदा की करदा पे थे, तुहाडे नाल किन्ना कोई तल्लक है इहदा। तो मुझे ना भट्ट साहब ने मुस्कुरा दिया, तीफ़ी भट्ट साहब ना मुस्कुरा, कहंदे की होया? मैं कहा मैं वैसे पूछना। कहंदा नहीं मैंने पता तू क्यों पूछना पे। मैं कहा जी क्यों? कहंदा तू इहनू उत्थे भी वेख्या होना, ये उत्थे भी आंदा होना है। मैं कहा जी हाँ जी मैं आया था। देखे ना, मौसम के साथ या उसके बलाज के साथ जो गुफ्तगू हो रही है, अब उस गुफ्तगू में तीफ़ी भट्ट के ख़िलाफ़ जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सारी रिकॉर्डिंग करके तीफ़ी भट्ट को सेंड कर देना। अभी वो उनकी गुफ्तगू हो ही रही होती है और इसी गुफ्तगू के दौरान ही तीफ़ी भट्ट के पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है। मिर्ज़ा साहब, ये बहुत बड़ी बात की आपने। जो पास बैठने वाले लोग थे, पुलिस अफसरान थे, वो सबसे बड़ी वजह बने कि ये सुलह ना हुई और कत्लो गारती होती रही। जिस तरह टीपू के कत्ल से पहले भी सुलह की बहुत सी कोशिश हुई, मलक मुश्ताक जो उनके करीबी अजीज़ हैं उन्होंने की, ख्वाजा परवेज़ गए और भी बहुत से लोग, उमर विरक ने एक दफ़ा कोशिश की और आपने ख़ुद भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोशिश की, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ी। और फिर कुछ करीबियों ने तीफ़ी भट्ट को कुछ ऐसी फुटेजेस भिजवाई कि आपके बेटे को कत्ल करने की प्लानिंग की जा रही है, ये टीपू के कत्ल से पहले। इसी तरह बलाज के कत्ल से पहले भी इसी तरह की बेशुमार शवाहिद, कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स वो भिजवाई गई। तो क्या कहेंगे कि क्या इन दोनों घरों को खुद नहीं सोचना चाहिए कि लोग, पुलिस वो तमाशा देख रहे हैं तो हम खुद क्यों ना सोचें और किसी ऐसे नहज पे पहुंच जाएं कि हम इकट्ठे बैठ जाएं? आपको मैं बताऊं, आपको याद होगा कि ये जिस जगह पर अमीर बलाज का मर्डर हुआ था वो अकबर बिल्ला के बेटे की शादी पर। अकबर बिल्ला का बेटा और बलाज के दोस्तों ने ग्वाल मंडी गोगी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग की, तीफ़ी भट्ट के घर फायरिंग की। जिस दिन ये फायरिंग होती है ना, तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग इस कदर शदीद थी कि खुदा की पनाह। तीफ़ी भट्ट के घर एक फंक्शन था उस दिन, एक सालगिरह, शायद तीफ़ी भट्ट की अपनी सालगिरह का दिन था और उसमें, उस तकरीब में उसके फैमिली मेम्बरान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे सारे ही उस घर में उस टाइम मौजूद थे। और जो फायरिंग की बाहर पोजीशन थी ना, उस टाइम जो उस घर में खौफ था और जो एक डर की फ़िज़ा थी ना, वो मुझे पता लगा वहाँ पर मौजूद एक शख्स की ज़ुबानी। और उसके बावजूद भी FIR नामालूम दर्ज हुई थी। अब बात खुलती तब है जब अकबर बिल्ला अपने बेटे को लेकर खुद कैप्टन अमीर मिनिस्टर के दफ्तर चला, उसके पास जाके पेश होता है कि जी ये मामला हो गया, मेरे बेटे को बचाओ आप। तो उसके बाद पता लगता है। उस सब के बावजूद भी फिर वो मियाँ बिलाल जमशेद, कैसर भट्ट और वो नईम खान, ये उसके बावजूद भी सुलह की कोशिश करते हैं। तीफ़ी भट्ट उस चीज़ को भी इग्नोर कर देता है, वो फिर सुलह की तरफ आता है और सुलह के मामला लेके चलते हैं। बकौल मियाँ बिलाल के और वो नईम खान के सुलह के मामला को 70-80% हो चुके हुए थे। कैसर भट्ट ने वहाँ पर जाकर एक फ़िक्रा बोल दिया तीफ़ी भट्ट को कि जी ये मुनाफ़कत दी सुलह है, ये सुलह ना करना। मिर्ज़ा साहब, मैं यहाँ में ऐड करूँगा, ये सबसे ज़्यादा सवाल कैसर भट्ट को मैंने किया कि आपने ये तीफ़ी भट्ट के घर बैठकर ये क्यों कहा कि मुनाफ़कत की सुलह ना करें। तो इस बात की कैसर भट्ट ने मेरे साथ बात करते हुए तस्दीक की कि चूँकि आखिरी दिन अमीर मसहब और अमीर फ़तेह वो नहीं चाहते थे कि तीफ़ी के साथ सुलह हो जाए, तो इस वजह से मैंने कहा था कि कल को मुझ पे इल्ज़ाम आएगा अगर वो दोनों भाई सुलह नहीं करते और अकेले बलाज की हो जाती है, तो मैंने इसलिए सुलह रुकवाई। आप क्या कहेंगे, फायरिंग जो करवाई गई, अमीर बलाज सुलह के लिए तैयार था, तो फायरिंग के पीछे कौन था? मैंने आपको बताया ना कि जो दोस्त अहबाब साथ बैठते हैं ना, एहसन शाह जैसे किरदार थे, वो उसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं पास बैठ के। टीपू की ज़िंदगी में जो पास बैठने वाले लोग थे वो यही कहते थे कि यार नहीं भलवान, तेरे प्यो नूं बिले भलवान नूं मरवाए इन्हां ने हैगा,
ਤੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ, ਥੁੱਕੇਗੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਲਿਓ ਜੀ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। मिर्जा साहब, आप क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, एक अरसा आपकी ज़िंदगी गुजरी है, क्या आप समझते हैं कि अगर तीफी बट ने बिल्ले को कत्ल करवाया होता तो वो उस दिन लाहौर में होता, और उस दिन भई पहलवान, सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान और टीपू से खुद अफसोस भी करता, और फिर FIR से लेकर चलान तक किसी जगह पर उसका नाम नहीं आया? तीफी बाट देखें, हम क्राइम रिपोर्टिंग करते थे उस दौर में, सारे ये केसेस हमारे सामने, बल्कि कई जगहों पे कई अफसरान के पास बैठ के जब तफ्तीश हो रही होती थी, ज़िम्नियाँ लिखी जाती थी, हम बैठे होते थे। बल्कि पुलिस अफसरान जो थे वो कुछ समझते थे कि कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं, वो उनके साथ मशवरे भी किया करते थे, उनसे इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया करते थे। तो हमें कभी भी ये नहीं लगा कि तीफी बट 1% भी बिल्ले पहलवान के कत्ल में शामिल है। तो फिर ये दुश्मनी की बुनियादी गलतफहमी पर शुरू हुई, लोगों ने आग लगाई, पुलिस ने आग लगाई, तो इन दोनों घरों को खुद समझ नहीं आई। और जिस तरह आखिरी बार कैसर बट ने तस्दीक की कि अमीर मसूद और फतेह इस बात पे एग्री नहीं थे, जिसकी वजह से बलाज की भी सुलह न हुई। ये कत्ल की तफ्तीश आपने की है, इसमें गोगी बट नामजद है, मलक एहसान नामजद है, तीफी बट नामजद है। आप मुझे ये बताएं कि इस कत्ल की तफ्तीश में आपने क्या पाया? उन्होंने मुझे बरमला कहा, उनका गोगी बट और मलक एहसान इस तफ्तीश में इनोसेंट है। टीपू के कत्ल केस की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहा जी तीफी बट कहते प्लानिंग तीफी बट की थी सारी। तो मैं कहा जी ये दोनों बेगुनाह हैं, तो आप इनको बेगुनाह क्यों नहीं बेगुनाह लिखते आप उसको? उसने कहा अगर 100 बंदों की पंचायत में जाके भी मुझे कहोगे ना, तो मैं वहाँ भी कहूँगा कि इस कत्ल में ये दोनों बेगुनाह हैं, ईमानी कुरानी कहूँगा, लेकिन मैं इनको गुनहगार अपना बेगुनाह लिखूँगा नहीं मिसल में। मैं कहा जी वो क्यों, क्या वजह है? कहते हैं हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो उस वजह से मैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं लिख सकता। हाँ, इनको लिख के ज़िम्नी इनकी खाना नंबर 2 में इनको डाल दिया जाए। मिर्जा साहब, इसी तरह बलाज के कत्ल में भी कई पुलिस अफसरान ने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा है कि गोगी बट अपने घर में मौजूद था और उसका बलाज के कत्ल में भी कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि वो नामजद मुलजम है उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बलाज का जब मर्डर होता है ना, उसके कुछ दिनों बाद मैंने भी एक प्रोग्राम किया था, उर्दू पॉइंट का एक प्रोग्राम था, वो उस पर किया था। मैंने वहाँ पर बिल्कुल क्लियर ये बात कही थी कि इस कत्ल में, बलाज के कत्ल में गोगी बट बेगुनाह है। ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कह भी चुके हैं, वो बिल्कुल कहते हैं, इस चीज़ को एग्री करते हैं, लेकिन वो लिखते नहीं हैं उसमें। आज तक उसको बेगुनाह नहीं लिखा गोगी बट को, क्योंकि वो नामजद मुलजम है, उसको आना पड़ेगा, इश्तिहारी है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोसेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने लिखना है ना, देखें टीपू के कत्ल में तीफी बट गुनहगार साबित हुआ, तमाम पुलिस अफसरान ने कहा जी टीपू के कत्ल में तीफी बट, लेकिन तीफी बट ने कितना फेस किया था उस केस को, ठीक है? वो भी ऐसे ही जैसे अपना मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं आप, इस तरह से उस केस से निकल गए। अब इन्होंने जब लिखना होगा ना उसको, गोगी बट को या इधर जवेद बट के कत्ल में अमीर फातेह को उन्होंने अपना बेगुनाह लिखना, तो वो भी ऐसे ही होगा कि उन्होंने चुप करके आगे घर बैठ जाना है और डॉक्यूमेंटेशन उनकी जितनी भी वो सारी क्लियर हो जानी है। बिल्कुल आपने आमिर मिर्ज़ा की बात सुनी, तफसील से बताया कि ये दुश्मनी को जो मेन चीज़ इसमें इस्टेब्लिश हुई वो यही कि जो पास बैठने वाले और पुलिस अफसरान थे जो साबका, वो नहीं चाहते थे, और आज भी कई पुलिस अफसर और वकला वो नहीं चाहते कि ये सुलह हो। लेकिन मिर्ज़ा साहब दोनों घरों के बहुत करीब रहे हैं। इनसे एक आखिरी सवाल करते हैं। मिर्ज़ा साहब, अमीर मसहब की जवेद बट के कत्ल में ज़मानत कन्फर्म हो गई है, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की इस पर, क्या कहेंगे दोनों फैमिलीज़ के लिए? पॉजिटिव क्या पैगाम देंगे? आप दोनों फैमिली के बहुत करीब रहे हैं कि क्या अब भी इनको समझ नहीं आ रही कि ये दुश्मनी कैसे बढ़ी? शराज देखें, मैंने आपको बताया ना कि इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान एतमाद की कमी है, एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। सबको यही धड़का रहता है कि सुलह होने के बाद भी जो है अंदर से सुलह नहीं होनी, मुनाफकत जो है वो रहेगी, किसी ना किसी के साथ कोई भी वाक़या हो सकता है। बाकी आपने कहा कि पुलिस अफसरान के हवाले से, मैं आज भी आपको बताऊं कि आज भी कुछ पुलिस अफसरान हैं दोनों साइड पर जिनकी कोशिश ये है कि ये आग इसी तरह जलती रहे, इसी तरह भड़कती रहे। वजह यह है कि उन लोगों के मफादात हैं और वो मफादात उसी सूरत में उनके पूरे होते हैं जब तक ये दुश्मनी चलती रहेगी। आज ये दोनों ख़ानदान इकट्ठे हो जाएं, इनकी सुलह हो जाए, तो आप देखें कि लाहौर शहर में कुछ 60-70% जो दुश्मनदार ग्रुपों के मामलात हैं ना, वो सेटल हो जाएंगे। अब जब वो मामला सेटल हो गए तो कुछ लोग
कह लें कि आप जैसे मेरे लोग जो समझते हैं कि जी हमारे मफादात वाबस्ता हैं इधर से या उधर से, तो हमारे मफादात बिल्कुल कील हो जाएंगे। तो वो अपने मफादात की खातिर इस मामलात को ना किसी तरफ लगने देते हैं। अब भी लास्ट टाइम जब सुलह की कोशिश हुई या जब कैसर बट से सुलह इनकी हुई या मामला सेटल डाउन हुए हैं, तब भी एक बहुत मतलब कि मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा था उसमें, एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं उनका नाम आ रहा था इसमें, और एक हसास इदारे के आला अफसर हैं जिन्होंने इसका बेड़ा उठाया था या हामी भरी थी कि मैं इस सुलह की कोशिश करवा देता हूँ। तो उसकी कोशिश हुई भी, और ये कोशिश कोई 99% कामयाब भी हो गई थी। आप भी जानते हैं, आपके इल्म में सारे मामलात हैं, लेकिन कुछ पुलिस अफसरान की तरफ से ही फिर दोबारा फीड किया गया और उनको इस चीज़ से रोका गया, जिसके बाद टक्कावाला ख़ानदान की फैमिली जो दुबई में मौजूद थी गालिबन उस टाइम, और उन्होंने फिर इन लोगों के साथ रब्ता करना बंद कर दिया था, अपने नंबर ऑफ़ कर दिए थे। और यही पोजीशन बिलाल यासीन, सुहेल शौकत भट्ट और अपना वो राना साहब जो हैं MP, राना मशहूर, जो तीनों सूबाई वज़ीर हैं, ठीक है, इन ये भी सारे इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन इन सब से भी उन्होंने माजरत कर ली थी, यानी कि उन्होंने रब्ता ना करना, मोबाइल बंद कर देना, इसका मतलब माजरत यह हम उनकी बात नहीं मान सकते। तो हमारी तो दुआ यही है, कोशिश भी यही है, बल्कि हम अपने जो प्रोग्राम करते हैं, वीलॉग करते हैं, उसमें भी हम पैगाम अमन का ही देते हैं। क्योंकि देखें, टीपू अपनी ज़िंदगी जी गया, चला गया। अमीर बलात जो था, मैंने उनको गोद में खिलाया हुआ इन बच्चों को अपनी, ठीक है। बड़ी एक मतलब कि बहुत दुखी से वाक़या था, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन अब आगे मज़ीद अगर इनकी सुलह नहीं होती, मामलात मुस्बत तरफ नहीं जाते, तो आगे मज़ीद ख़राबियाँ ही होनी हैं, और वो ख़राबियों में नुकसान किसका होगा, इनका होगा या उनका होगा। अब ये आगे तीफ़ी भट्ट भी अपनी ज़िंदगी तकरीबन गुजार ही चुका है, अल्लाह मियाँ जानता है कि किसकी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन अभी कुछ 70 की रेंज में तो तीफ़ी भट्ट की भी एज है। अब आगे ज़िंदगी है उनके बच्चों की। अब उन्होंने देखना ये है कि इन बच्चों ने आगे मुस्तकबिल में अपनी झोली में ये दुश्मनियाँ ही डाल के चलना है, या आगे अपना मुस्तकबिल उन्होंने अच्छे तरीके से गुजारा। बहुत शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर ये बात ज़रूर करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अकल सिर्फ सीधे रास्ते पर परवान चढ़ती है, और दुश्मनी किसी भी सूरत वो अकल नहीं है, ना ही अक्लमंदी है। इससे साफ जाहिर है कि ये रास्ता जो है वो डी ट्रैक होता है। तो ये फ़ैसला अमीर मसहब ने ख़ुद और तीफ़ी भट्ट ने करना है, चाहे सारी दुनिया कहती रहे कि सुलह होगी या नहीं होगी, लेकिन फ़ैसला उनका अपना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।